हेलो बच्चों, मैं दुष्यंत कुमार राजवाड़े आप लोग को साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। क्लास 10th के साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लोग इनमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित था। मतलब डार्विन जो है उनकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी। तो हम लोग को पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पालतू कुत्तों की आधुनिक नस्ल किस प्रकार से परिणाम स्वरूप बनी गई हैं। तो हम लोग के पास दिया हुआ है नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और होमोलोगस ऑर्गन। तो ये जो होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक एग्जांपल है। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पालतू जीव हम लोग के पास अभी प्रेजेंट है वो सारे के सारे आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डार्विन के गैलापागोस द्वीप पर किस पक्षी का अध्ययन किया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डार्विन जो थे वो पूरे वर्ल्ड के टूर पे निकले हुए थे और उन्होंने जो था एक गैलापागोस आइलैंड पे में जाकर के फिंच नाम की एक चिड़िया के बारे में अध्ययन किया था। तो इसका आंसर है फिंच। नेक्स्ट दिया है, डायनासोर युग के पौधों का नाम क्या था। तो जो पौधे आजकल दिखाई देते हैं, क्या उस समय भी पौधे, डायनासोर के समय में भी क्या वैसे ही पौधे होते थे। तो जवाब है नहीं, उस समय विशेष प्रकार के पौधे पाए जाते थे। उनका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का जहाज का नाम क्या था। तो डार्विन के जहाज का नाम क्या था, HMS बीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों का वह समूह जो एक दूसरे के साथ यौन प्रजनन कर सकता है वो कहलाता है। ठीक है, मतलब वे सारे ऑर्गेनिज्म जो कि एक साथ एक आपस में इंटरब्रीड करके नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम लोग। तो पहला दिया है कम्युनिटी, जीन पूल, स्पीसीज या पॉपुलेशन। तो आंसर हो जाएगा जाति यानी कि स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते और भेड़ के अग्र चलने के लिए, वेल के तैरने के लिए और चमगादड़ के उड़ने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं। तो हम लोगों के पास जब हम लोग इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि इवोल्यूशन का जो प्रूफ होता है उसके कुछ प्रूफ्स है, एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन और वेस्टिकल ऑर्गन्स। ये जो होते हैं एक ब्लूप्रिंट जैसा काम करते हैं जिससे हम लोग बता सकते हैं कि इवोल्यूशन कई साल पहले हुई थी। जैसे इसमें दिया हुआ है एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, ऐसे ऑर्गन जो कि फंक्शन में सेम हो, स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो। अगला दिया है वेस्टिकल ऑर्गन्स। ऐसे कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं लेकिन उनका कुछ काम नहीं होता, उनको वेस्टिकल ऑर्गन्स कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन क्या होंगे, ऐसे ऑर्गन जो हम लोगों के पास स्ट्रक्चरली सेम होंगे लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कुत्ते के और भेड़ के अग्रपाद यानी फोर लिम्ब मतलब आगे के दो पैर अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर अगर उनका चेक करेंगे तो जैसे मेरे हाथ का भी स्ट्रक्चर जो होगा वो भी इन सब के जैसा ही होता है। चमगादड़ जिसको उड़ने के लिए यूज़ कर रहा है, वेल उसी को तैरने के लिए यूज़ कर रहा है, कुत्ते और जो थे बाकी ऑर्गेनिज्म सेम इसी फोर लिम्ब को अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन, सेम स्ट्रक्चर पर डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकीना को अम्ल के कारण पेट में जलन महसूस हो रही है, उसे किस पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों के पास अगर मटेरियल को डिवाइड करना चाहें हम लोग, तो हम लोग के पास मटेरियल होता है एसिड, बेस और सॉल्ट। एक रिएक्शन होता है कि एसिड को अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करवा दें तो बन जाता है सॉल्ट। ठीक है, इस सॉल्ट की अगर बात करेंगे तो इस रिएक्शन, पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसके द्वारा क्या देखते हैं हम लोग कि सॉल्ट बनता है। तो अब उसके पेट में जलन हो रहा था, किसके कारण हो रहा था, एसिड के कारण। अब एसिड यानी कि अम्ल हो गया, अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, क्षार की आवश्यकता होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच क्या होता है, पी और एच, पीएच क्या होता है। हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी अम्ल और क्षार की सांद्रता को या उसको वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, इसको नापने के लिए हम लोगों ने एक स्केल बनाया है। इस स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल में हम लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नाप रहे होते हैं। तो जो पीएच जब नापते हैं हम लोग तो उसका हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन निकलता है। तो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू या पीएच की वैल्यू 7 है तो वो जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर 7 से अधिक है, मतलब 7 से लेकर के 14 तक है तो वो बेस हो जाएगा। और अगर 0 से लेकर के 1 से लेकर के 7 तक है तो वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो 7 वाला कैसा होगा, न्यूट्रल, 14 वाला कैसा होगा, बेस, और 1 वाला क्या होगा, एसिड। तो क्वेश्चन में पूछा है
कि न्यूट्रल वाले का पीएच क्या होता है, तो न्यूट्रल वाले का पीएच कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दांतों के क्षरण किस पीएच के मान पर शुरू होता है। दांतों का क्षरण मतलब दांतों का सड़ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब टूथ डीके की बात करते हैं हम लोग, जब कुछ मीठा खाते हैं हम लोग, तो मीठा खाने पे क्या होता है कि वो जो शुगर था वो चेंज हो जाता है एसिड में और उसकी वजह से पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। तो पीएच कितना हो जाता है 5.5 से कम होने पर हम लोग क्या देखते हैं कि दांत का सड़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5.5। अम्ल वर्षा का पीएच का मान क्या होगा। पीएच मतलब एसिड हो गया, एसिड मतलब क्या हो जाएगा, पीएच का मान 7 से कम होना चाहिए। 7 से अधिक दिया है, पहला ऑप्शन गलत, 7 के बराबर वो भी गलत, 5.6 से कम, हाँ तो 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेस में लिटमस का रंग कैसा हो जाएगा। तो मेरे पास होता है एसिड, दूसरा होता है बेस और एक होता है सॉल्ट। हम लोग क्या देखते हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट की अगर बात करें तो इनको चेक करने के लिए हम लोग के पास एक पेपर होता है, उस पेपर का नाम होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है, उस लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो बताता है कि एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। सॉल्ट भी दो टाइप से हो सकते हैं, एसिड और बेस। ठीक है, तो एसिड या बेस को चेक करने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर को। एसिड का मतलब होता है खतरनाक, जो कि जल सकते हैं जिससे हम लोग, इसीलिए एसिड में लिटमस पेपर रेड कलर का होगा। और अगर बेस की बात करेंगे तो बेस में लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि क्षारीय विलयन डुबाने पर लिटमस पेपर का रंग क्या होगा। ठीक है, तो बेस है तो बेस में कैसा होना चाहिए, ब्लू। और सॉल्ट जो होता है वो रेड भी दे सकता है और ब्लू भी दे सकता है, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है क्षारीय विलयन का पीएच का मान क्या होता है। पहले ही बता चुके हैं, क्षार मतलब हो गया बेस, बेस का पीएच क्या होगा, बेस का पीएच। ठीक है, तो एसिड के लिए पीएच होता है 1 से लेकर के 7 तक, इससे छोटा होगा 7 से, 7 हो जाएगा न्यूट्रल और 7 से लेकर के 14 तक हो जाएगा बेस। तो बेस के लिए क्या होगा, 14 से कम और 7 से अधिक। तो क्या आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य तापमान क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए कई यूनिट बनाई गई, जिसमें था सेंटीग्रेड, सेल्सियस, ऐसे कई टेम्परेचर बनाए गए। उसी में से एक टेम्परेचर होता है केल्विन टेम्परेचर। केल्विन, इस टेम्परेचर स्केल को हम लोग क्या मानते हैं, इस टेम्परेचर स्केल को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब एसआई मात्रक है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक कौन सा होता है, केल्विन, एसआई यूनिट हो गया। अब इस टेम्परेचर में जो 0 केल्विन होता है, इस 0 केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं परम शून्य तापमान। शून्य मतलब 0, और ये किसमें होना चाहिए, केल्विन में। सेल्सियस में इसकी वैल्यू दूसरी होगी, लेकिन सबसे छोटा पॉसिबल टेम्परेचर कौन सा होगा, 0 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है। ठीक है, तो देखेंगे अगर हम लोग को पता होगा तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर इसी को केल्विन में निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 310 केल्विन। तो अगर ऑप्शन से मैच करें तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर क्या होगा, ए बी सी डी तीनों, मतलब उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 16, परम शून्य तापमान का मान कितना होता है। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो पॉसिबल है वो है 0 केल्विन। 0 केल्विन को अगर सेल्सियस में पूछते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास आंसर निकलता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो नेचर में प्रेजेंट सबसे छोटा टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर केल्विन में पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा 0, केल्विन में पूछेंगे तो आंसर होगा 0, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेंगे तो आंसर होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर इसका कौन सा सही लग रहा है,
दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17, उष्मा स्थानांतरण किस कारण से होता है? ठीक है, कि हीट का ट्रांसफ़र कब होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, इसमें टेम्परेचर है T1, इसमें टेम्परेचर है T2, और अगर इसको हम लोग किसी कंडक्टर से आपस में कनेक्ट कर दें और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है T1 और T2 कम है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जब भी तापांतर यानी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट का ट्रांसफ़र होगा ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन था कि उष्मा का स्थानांतरण क्यों होता है, हीट का ट्रांसफ़र क्यों होता है, तो आंसर क्या होगा? हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, और हमेशा कहाँ से कहाँ होगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्माधारिता की इकाई क्या होती है। उष्माधारिता मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या देखते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर देने पर वो कितना हीट या कितना टेम्परेचर देने पर वो कितना हीट एब्जॉर्ब किया, इसको हम लोग मेज़र करते हैं जूल पर केल्विन से। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में पूछा है कि किस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होगा। विशिष्ट उष्मा का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो हम लोग के पास जो मटेरियल होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, हीट के हिसाब से समझेंगे तो कितने हो सकते हैं। तो पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, और एक होगा बैड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ने पूछा किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन दिया हुआ है आयरन, मरकरी, वाटर, एल्यूमिनियम। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों के पास जो हीट के हिसाब से हम लोग के पास मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला होगा कंडक्टर, दूसरा होगा इंसुलेटर, ठीक है, या जिसको हम लोग बैड कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसे सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हीट ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हीट जल्दी से ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब इसका स्पेसिफिक हीट जो होगा वो कैसा होना चाहिए? इसका स्पेसिफिक हीट लो होगा। ठीक है, इंसुलेटर यानी जो बैड कंडक्टर होते हैं उनका स्पेसिफिक हीट जो होता है यानी कि विशिष्ट उष्मा का मान जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि किसका स्पेसिफिक हीट हाई होगा। तो हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि इसमें जो है बैड कंडक्टर कौन सा है, मतलब इसमें जो हीट है वो जल्दी फ्लो नहीं कर पाती। तो ऑप्शन आयरन, आयरन एक मेटल है वो गुड कंडक्टर होगा। मरकरी एक मेटल है, गुड कंडक्टर होगा। वाटर जो है बैड कंडक्टर है, मतलब वो जो होगा उसी का हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट होगा इस दिए हुए ऑप्शन में। उसके बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर है, इसलिए आंसर क्या निकलेगा इसका? वाटर। तो किसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होता है इन दिए हुए ऑप्शंस में? तो आंसर हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा। उष्मा जो है वो हीट है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कैलोरी, सॉरी जूल। जूल क्या होगी उसकी? एसआई यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है क्या उष्मा निर्वात में प्रकाश की तरह यात्रा कर सकती है। तो क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में बात कर रहा है। तो हीट का ट्रांसफ़र किस किस फॉर्म पे हो सकता है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे कैसे किया जा सकता है। तो हीट के ट्रांसफ़र के लिए हम लोगों के पास पहला मेथड होता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको चालन भी कहते हैं। कंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि एक जो सुचालक होता है उसके द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है। दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के दौरान क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किसी मीडियम के द्वारा होगा, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, ये जो इनके लिए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो जब रेडिएशन क्या
अगर रेडिएशन या विकिरण के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होगा तो इस प्रकार के हीट के ट्रांसफ़र को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, और इसमें वो प्रकाश की गति से हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक आम के पेड़ पर लगभग 22-34 कीड़े, 46 पक्षी और 3 सांप रहते हैं। ऊर्जा पिरामिड कैसा दिखाई देगा? ठीक है, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड हम लोग को पता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज अपराइट, यानी कि हमेशा सीधा। बड़े पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण लिखिए। बड़ा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की बात कर रहा है। इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर बहुत सारे जीव आपस में मिल करके रह रहे होते हैं। ठीक है, और वो जो जीव होंगे वो आपस में भी रह रहे होंगे और साथ में अपनी प्रकृति में पाए जाने वाले अबायोटिक फैक्टर के साथ में रिलेशनशिप में रह रहे होंगे। तो इन सभी ऑप्शन में से पॉन्ड तालाब हो गया, फॉरेस्ट सबसे बड़ा हो गया, फ्लावर वॉश और एक्वेरियम। तो सबसे बड़ा कौन सा है? फॉरेस्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य, धान और चूहा, सांप, इस खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होगा? उत्पादक के बारे में पता होगा हम लोगों के पास। अगर हम लोग देखते हैं फूड चेन को, तो फूड चेन में सबसे नीचे वाले भाग पे उत्पादक होते हैं, और इस ऑप्शन के अनुसार उत्पादक यानी कि जो प्लांट्स होंगे, प्लांट कौन है इसमें? धान है, इसलिए धान आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दीजिए। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर जीव आपस में साथ में मिलकर के रह रहे होते हैं। अब समुद्र मानव द्वारा निर्मित नहीं है, खेत हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, रेगिस्तान हम लोग के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, घास के मैदान भी हम लोग के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। तो आंसर हो जाएगा क्रॉप फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव अपघटन क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सभी श्रृंखला, जो जैव श्रृंखला होती है उसमें जो सबसे अंतिम भाग आता है वो आता है बायोडिकम्पोजर्स का। बायोडिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ऐसे सारे जीव जो कि ऐसे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? डेड एनिमल्स और प्लांट्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और वो रिसाइकलिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल कर रहे होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैव अपघट क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, और पहला दिया है वे जीव जो अन्य जीवों को खाते हैं, वे जीव जो मृत सड़े को खाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तर क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे, जैसे एक ग्रास लैंड का एग्जाम्पल ले लूँ, तो सबसे पहले हो जाएगा ग्रास। इस ग्रास को मान लेते हैं हम लोग कि कोई हिरण खा रहा है, तो उसको हिरण खा ले रहा है, और इस हिरण को कोई टाइगर खा ले रहा है। तो एक ये फूड चेन बन गया। इस फूड चेन की अगर बात करते हैं तो इस फूड चेन की में जो सबसे, ये जो है 1, 2, 3, ये 3 लेवल्स हैं। इन लेवल्स को हम लोग पोषी स्तर यानी कि ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप में प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है? तो सबसे पहले ग्रास होगा प्रोड्यूसर, और उसके बाद जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। तो घास के बाद जो भी होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा टिड्डा यानी कि ग्रास हॉपर। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण में सभी जीव किस पर निर्भर करते हैं? ठीक है, तो सबको पता है इकोसिस्टम ही इसका आंसर होगा। पूरा का पूरा इकोसिस्टम पे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। तो इस इकोसिस्टम पे अपने आप पे भी डिपेंड करेंगे, और फिजिकल फैक्टर, इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम। नेक्स्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी, सभी जैव और अजैव घटकों को पूर्ण समन्वय से व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब जैव मतलब बायोटिक, और अजैव और उसके बाद क्या? अजैविक मतलब अबायोटिक। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को मिलाने पर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर भी थोड़ा पहले भी देखे थे, इकोसिस्टम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादकों को छोड़कर खाद्य श्रृंखला में सभी जीव क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो जो पहला वाला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो पहला वाला ऑर्गेनिज्म होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही लग रहा है, कंज्यूमर भी सही है और हेटरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो होंगे वो प्लांट्स हो जाएंगे, और हेटरोट्रॉप्स जो होंगे वो सारे एनिमल्स कहला जाएंगे। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर जीवों के अपघटन से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन मतलब बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। जब उनको जलाया जाता है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है? ठीक है, साइटोकाइनिन पता होगा, साइटोकाइनिन जो होता है एक प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर के स्रावित होने वाली ग्रंथियों को कंट्रोल करती है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है बॉडी में
जो हम लोगों के बॉडी में निकलने वाले सभी हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम लोगों के ब्रेन के पे एक मटर के दाने के आकार का एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वही जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ जितने भी हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। दिया है अगला, रक्त की शर्करा की मात्रा कौन से हार्मोन से नियंत्रित होती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक बीमारी होती है, इसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो शुगर यानी शक्कर की मात्रा बढ़ जाने पे जो बीमारी होती है उसको कॉमन नेम में शुगर कहते हैं हम लोग, और वो जो होता है मुख्य रूप से इंसुलिन हार्मोन से संबंधित होता है। इस इंसुलिन की मात्रा जो होती है वो शुगर की मात्रा को कंट्रोल, शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन पूछा था कि हम लोगों के शरीर में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कई प्रकार के पौधों, जिस प्रकार हम लोगों के शरीर में हार्मोन पाए जाते हैं वैसे ही पौधों में भी हार्मोन पाए जाते हैं। उसी में से एक हार्मोन का नाम है गिब्बरलिन, और ये जो गिब्बरलिन होता है, जिब्बरलिन जो लिखा हुआ है, वो जो होता है ग्रोथ हार्मोन होता है, और वही ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, एक गैसीय पादप हार्मोन का नाम बताइए। ठीक है, तो एक गैसियस हार्मोन का नाम बताना है, तो नाम उसका एग्जाम्पल हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन नाम का जो हार्मोन होता है उसको हम लोग यूज़ करके क्या बोलते हैं, पौधों को, फलों को पकाने में भी यूज़ करते हैं। तो वो जो है क्या है, कार्बाइड नाम का एक केमिकल आता है, उस कार्बाइड को हम लोग फलों को पकाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी इथाइलिन नाम का केमिकल निकल रहा होता है। तो इथाइलिन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन है जो कि गैस के फॉर्म पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। अब नाम से पता चल रहा है थायराइड दिया हुआ है, तो थायराइड से थायरोक्सिन निकलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, तो बता, हम लोग की बॉडी में बहुत टाइप की ग्रंथि पाई जाती हैं, उसी में से सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कि डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है उसका नाम है लीवर यानी कि यकृत, और जो यकृत होता है वो बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं। ठीक है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो इनफाइनाइट कितना भी लंबा हो सकता था, होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ देर के बाद कोई प्लांट के बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं, उसके एपेक्स में, मतलब उसकी चोटी सिराओं पर ऐसे कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो कि उसके ग्रोथ को रोक देते हैं। उसका उदाहरण हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अगला दिया है, किसी अंतःस्रावित ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि पूरे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सभी ग्लैंड्स में हार्मोन के सिक्रेशन को रोकने का काम जो होता है वो किसका होता है, या चालू करने का काम किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक, कांच जो होता है अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, मान लीजिए किसी किसी किताब में एन से दर्शाते हैं, और n जो होगा 1, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश का वेग पहले माध्यम में भागित प्रकाश का वेग दूसरे माध्यम पे। तो अगर पूछा है कि प्रकाश का कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो कांच कई प्रकार के होते हैं, इसमें हम लोग सिंपल ग्लास की बात करें तो सिंपल ग्लास का अपवर्तनांक जो होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा करीब करीब 1.5 के करीब होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। C की वैल्यू कितनी होगी वैक्यूम में, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आंसर याद करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को किलोमीटर में याद करेंगे तो आंसर होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ट्विस्ट करने के लिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो। ठीक है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में जो होगा आंसर क्या हो जाएगा, 3, दोनों ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक पूछा है, तो पानी का अपवर्तनांक पहले बता चुका हूँ, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1.33। लेंस की क्षमता की इकाई, पावर ऑफ अ लेंस। 2 वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक होता है सिर्फ पावर और एक होता है पावर ऑफ अ लेंस, तो पावर की बात करेंगे तो पावर जो होगा उसको वॉट में नापते हैं, और ये जो होता है वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क,
मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग पावर कहते हैं। और पावर ऑफ लेंस की अगर बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में लेंस का पूछा है, तो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता है कि जो प्रकाश की किरणों को या लाइट को वो कितना डेविएट करवा सकता है कोई भी मटेरियल, कोई भी लेंस। तो वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, f होता है मीटर पे। तो पावर की एसआई यूनिट अगर बात करेंगे तो पावर की एसआई यूनिट हो जाएगी डायोप्टर। जब भी चश्मा लेने जाएंगे तो चश्मा में पावर के साथ पे क्या लिखा रहेगा, पावर के साथ लिखा रहेगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो गया। किस घटना में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है? ठीक है, टॉपिक है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर यानी कि नॉर्मल के साइड मुड़ जाएगी या तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है किस घटना में प्रकाश की किरण सघन से विरल। हाँ, तो ये हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया रिफ्रैक्शन, तो इसमें तो दोनों ऑप्शन सही, रिफ्रैक्शन में दोनों हो सकता है। ठीक है, फिर दिया हुआ है रिफ्लेक्शन, वो तो पॉसिबल नहीं है, डिफ्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए दोनों पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण बताइए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल बताइए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कि ये माध्यम सघन है और ये माध्यम विरल है। सघन को हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम और विरल को बोलते हैं रेयर मीडियम। और जब भी लाइट डेंसर से रेयर जा रही होती है, लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर जाती है, तो वो नॉर्मल से यानी अभिलंब से दूर चली जाती है। तो एक ना एक ऐसा कोण जरूर होगा जब प्रकाश की किरण जो होगी जाएगी और टकराने के बाद अभिलंब के बराबर हो जाए, इसका 90 डिग्री का कोण बना लेगी। इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो जब भी प्रकाश की किरण क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, वो टकराएगी और टकरा करके वापस आ जाएगी। जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रही हो और जाने के बाद वो टकरा करके उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पूछा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनमें से किस में होता है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मिराज फॉर्मेशन। आप लोग देखे होंगे कि रोड पर जब बस पे जा रहे होते हैं, किसी ऊंचाई से देखते हैं तो रोड पे पानी की जैसी परछाई नज़र आती है। जो पानी की जैसी परछाइयाँ होती है उसी को मृग तृष्णा या मिराज कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा मिराज फॉर्मेशन। किसकी वजह से होता है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 48, चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का यूज़ होता है। ठीक है, तो मेरे पास कितने टाइप के दर्पण हो सकते हैं, समतल दर्पण हो सकता है, कनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है और प्लेन सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो किस चेहरे देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग, प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी हुई फ्यूज बल्ब किस लेंस की तरह कार्य करेगी। तो हम लोग क्या देखेंगे कि पानी से भर देंगे, ऐसे ये गिलास है बाहर की ओर है, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं सेम इसके जैसा। इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल यानी कि कन्वेक्स। उत्तल मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ, याद करने के लिए जब भी ऊ लिखा रहेगा तो ऊपर की ओर उठा हुआ, और अवतल मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ, अंदर धंसा हुआ। अ से अवतल, अवतल मतलब अंदर की ओर, ऊ से उत्तल, उत्तल मतलब बाहर की ओर। अब इस हिसाब से अगर देख सकते हैं हम लोग कि ये उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस के जैसा काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50, एक अवतल लेंस की फोकल दूरी जो है 40 सेंटीमीटर है, यदि तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। 40 सेंटीमीटर पर ही रखा जाए तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और उसको लेंस है, अवतल लेंस, अवतल मतलब ऊपर यानी कि उठा हुआ, तो एक अवतल लेंस हो गया। इस अवतल लेंस का फोकस हो गया हम लोग के पास 40, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसी पे रखा हुआ है, 40 पे ही रखा हुआ है। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस में रख दें तो जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी यानी कि अनंत पे बनता है। तो
तो क्वेश्चन था कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट पे। फिर पूछा है कौन सा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास प्रतिबिंब के कई प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब जो होता है मेन पहला देखते हैं हम लोग कि पहला प्रकार का प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बन सकता है, ठीक है। सीधा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, ठीक है, वर्चुअल, ठीक है। और जो उल्टा इमेज बनता है वो हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक मतलब रियल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि सीधा या उल्टा, तो उल्टा बोला है तो उल्टा किसका होगा, वास्तविक प्रतिबिंब का बनेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेंस द्वारा प्रकाश की किरण के फैलाव को कहते हैं, ठीक है। लेंस पे जब लाइट पड़ती है, प्रिज्म से जब पास करते हैं, लेंस नहीं होना चाहिए, प्रकाश की किरणों के फैलाव का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मतलब जब भी प्रिज्म पे लाइट पड़ती है तो अपने 7 कलर में टूट जाती है, इसी को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट बोला है उत्तल लेंस से वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो समान आकार का बोला है और बोला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब क्या हो जाएगा, उत्तल मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ ऐसा। अब वस्तु को कहाँ पर रखना है पूछा है, ताकि उसका प्रतिबिंब कैसा बने, समान आकार का बने। तो हम लोगों के पास पहला बिंदु होता है एफ मतलब फोकस दूरी। दूसरी बिंदु होती है सी मतलब वक्रता त्रिज्या। और इस वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं हम लोग, तो उसी स्थिति पे जो प्रतिबिंब बनता है वो जा कर के सी पर ही बनता है। मतलब उसी आकार का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो कहाँ पर रखा हुआ होगा, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ होना चाहिए। इसलिए आंसर हो जाएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला यदि किसी वस्तु की आवर्धन, यदि वस्तु की क्षमता मतलब पावर की बात किया है, पावर 5 डायोप्टर है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f। तो f निकल जाएगा हम लोगों के पास 1/p, ठीक है। अब जो ऑप्शन दिया है उसमें क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर और मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों के पास हो जाएगा 1/p, पावर कितना दिया हुआ है 5, डिवाइड करेंगे तो 0.2, ठीक है। ये क्या निकलेगा मीटर में। और अगर इसी को सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो 0.2 मीटर का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर।